हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। 2006 में ओपेल इंडिया को छोड़कर गई, 2017 में शेवरलेट, 2019 में फिएट और 2020 में मित्सुबिशी और फोर्ड ने भी इंडिया के अंदर गाड़ियां बनाना बंद कर दिया। और इसके बाद हमें यह देखने में मिला है कि जितनी भी कार कंपनी इंडिया को छोड़कर गई थी ना, इन्होंने आज तक भी इंडियन मार्केट में दोबारा मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन ये ट्रेंड बदलने वाला है, क्योंकि भारत को छोड़कर गई कंपनीज में से सबसे बड़ी कंपनी अब वापस आने वाली है। जी हां, फोर्ड वापस आने वाली है। और यह बस एक कयास भर नहीं है, इट्स कंफर्म दैट द ग्रेट अमेरिकन जायंट इज कमिंग बैक। और इसका पता चलता है उनकी न्यू फोर्ड मॉडल एंडेवर की इंडियन मार्केट में पेटेंट फाइलिंग से। इसके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट से पिछले 3 से 4 दिनों में अपने चेन्नई बेस्ट प्लांट के लिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग पोस्ट करी हैं, जिसमें कई तरीके की इंजीनियरिंग पोस्ट से लेकर मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट तक की पोस्ट शामिल हैं। इतना ही नहीं, ऑटोकार इंडिया ने भी इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि फोर्ड के कमबैक का कंफर्मेशन उनको अपने इंटरनल सोर्स से भी मिला है। और ये भी माना जा रहा है कि फोर्ड एंडेवर इसी साल शायद से इंडियन रोड्स पर चलने भी लग जाए। अब ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है और मैं पर्सनली भी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये न्यूज एक कुछ सवाल खड़े करती है। जैसे ही अगर इनको 3 साल बाद वापस से लौटना ही था तो फोर्ड इंडिया को छोड़कर गई क्यों थी फर्स्ट प्लेस? और अब अगर वापस आ रहे हैं तो क्या अब यह भारत में कामयाब हो पाएंगे? और फोर्ड एंडेवर के अलावा इंडिया के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां लेकर आनी चाहिए ताकि वह कामयाब हो पाएंगे? फोर्ड इंडिया में वापसी करने के कारण को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि वह आखिर यहां से गए क्यों थे, क्योंकि ये दोनों ही बातें आपस में लिंक्ड हैं। या फोर्ड के इंडिया में फेल होने के पीछे ना कुछ रीजंस को माना जाता है, जिसमें पहला तो ये माना जाता है कि फोर्ड इंडिया की प्रोडक्ट प्लानिंग थी ना, वह काफी कंफ्यूज सी दिखाई देती थी। जैसे कि मिड डे की जो एसयूवी मार्केट था वो लगातार उसमें डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन हमें यह देखने को मिल रहा था कि जो फोर्ड है उसके पास सिर्फ एक ही मास मार्केट एसयूवी थी, यानी कि इको स्पोर्ट और इंस्टॉल्ड ब्रिंक क्रेटा एक्सयूवी 500 राइवल्स। फोर्ड का पूरा ध्यान अपनी छोटी कार पर था, यानी कि फीगो और एस्पायर। इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि जो फोर्ड है ना, वह अपनी गाड़ियों को टाइम पर अपग्रेड नहीं कर रही थी, खासकर इको स्पोर्ट को। लेकिन फिर भी उन्होंने उस गाड़ी को सिर्फ एक फेसलिफ्ट के साथ कई सालों तक चलाकर रखा। और मेरा मानना यह है कि अगर वह उस गाड़ी की नई जनरेशन लेकर आते ना, तो उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती और टॉप सेलिंग कार्स में आया थी अपनी कैटेगरी के अंदर। अब ये जो फेसलिफ्ट वाला सीन था ये तो था ही, साथ साथ ये भी देखने में मिलता था कि जो फोर्ड थे ना, वह हमेशा ही गलत जगह पर कॉस्ट कटिंग करते थे। अब यही सब रीजन से ना, उसी की वजह से फोर्ड की जो एनुअल सेल्स सीना लगातार गिरती चली गई। और भारत को छोड़कर जाने से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 2020 में, फोर्ड के पूरे साल की सेल्स सिर्फ 66,500 कार्स के आसपास की कुछ थी। लेकिन 1 मिनट ये उतनी भी खराब सेल्स नहीं लगती है ना? चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। रेनो ने 2020 में 80,000 कार बेची थी और होंडा ने 2020 में 1000 कार्स, और ये फोर्ड के 6000 वाले नंबर से काफी ज्यादा सिमिलर है और एक्चुअली में काफी अच्छे भी हैं। क्योंकि अगर आप इन सेल्स को बाकी कार कंपनी से कंपेयर करोगे जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, तो आपको रियलाइज होगा ये नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि निसान ने 2021 में सिर्फ 36,000 यूनिट्स बेची थी इंडिया के अंदर। इसी तरीके से जीप ने 2020 में सिर्फ 12,000 यूनिट्स बेची थी और ट्राई ने तो 2020 में भी सिर्फ 9,000 यूनिट्स बेची हैं। अब ये देखने समझ में आता है कि यह कार कंपनी अगर इतनी कम यूनिट्स बेचकर भी इंडिया में सरवाइव कर पा रही है तो फोर्ड क्यों नहीं कर पाई। दरअसल जो फोर्ड की सेल्स सीना डायरेक्टली रीजन नहीं था कि वह भारत को छोड़कर चले गए। एक्चुअली उसके पीछे जो रीजन था वह था फोर्ड के बेइंतहा खर्चे। और वह जो खर्चे थे वह आते थे फोर्ड के साणंद प्लांट से। वह कैसे? चलो मैं बताता हूं। जब फोर्ड ने 2011 में फीगो को लॉन्च कर और पहली बार अपनी किसी गाड़ी को इतने ज्यादा कामयाब होते हुए देखा, तो फोर्ड काफी ज्यादा पंप हो गए। और यह पंप उनको इस फोरकास्ट से भी मिला कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट 7 मिलियन कार तक ग्रो होने वाली है। तो फिर क्या था, फोर्ड ने सोचा कि उनको इंडिया के अंदर एक और प्लांट की जरूरत है और उन्होंने डिसाइड करा कि वह इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे जो आने वाली फ्यूचर डिमांड को बीट कर सके। और इसके लिए फोर्ड ने उस टाइम पर $1 बिलियन का बजट रखा इस प्लांट को बनाने के लिए, जो कि काफी बड़ा था। एक्चुअली जैसे कि फोर्ड ने प्लांट 9 गेल 4 सीटिंग के साथ बनाया था, तो ये था कि
फोर्ड ने अपने इंडिया प्लांट को ऐसा बनाया था जैसे वह अमेरिकन टॉर्नेडो को झेलने के लिए बनाया गया हो। लेकिन देखा जाए तो इंडिया के अंदर इतनी तेज हवाएं तो चलती नहीं है टॉर्नेडो टाइप। इसके अलावा उन्होंने जो फोर्कलिफ्ट खरीदी थी अपने प्लांट के लिए, वह माना जाता है कि बाकी ब्रांड्स के मुकाबले 6 से 7 गुना ज्यादा महंगी थी। और जो फोर्कलिफ्ट होती है प्लांट के अंदर भारी मात्रा में इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से अगर उसकी कॉस्टिंग पर ध्यान दिया जाए तो अब बहुत ज्यादा बढ़ सकता है प्लांट का टोटल जो है। लेकिन फोर्ड ने इससे भी बड़ा और एक रेकरिंग खर्चा कर रखा था और वो था स्टाफ का। दोस्तों, फोर्ड की एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा थी, यानी कि R10 लाख पर एनम पर एम्प्लॉय, जो कि बाकी कार कंपनी से काफी ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर टाटा और महिंद्रा वगैरह 6 से 7 लाख रुपए पर एम्प्लॉय पर खर्च कर रहे थे एक साल के अंदर। और इसीलिए फोर्ड को अगर सिर्फ इस प्लांट की रनिंग कॉस्ट तक भी निकालनी थी ना, तो उनको हर साल 1 लाख कार प्रोड्यूस करने की जरूरत थी, और इतनी सेल्स उन्होंने इंडिया के अंदर आज तक नहीं करी थी। तो वो इस अकेले प्लांट से इतनी ज्यादा सेल्स कैसे कर सकते थे? और प्रॉफिटेबिलिटी की बात तो भूल ही जाओ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ रनिंग कॉस्ट निकालने की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए यही सारे रीजन बने जिनकी वजह से फोर्ड को सानंद बनने के बाद लगभग $2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हुआ ओवर डी पीरियड ऑफ टाइम, और उन्होंने इंडिया से जाने का फैसला किया। इंडियन की एक बहुत बुरी आदत है, और वो ये है कि जब कोई ब्रांड हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है तब तो हमसे पूछते नहीं हैं, और जब वो चले जाता है तब वो उसे लेजेंडरी बताते हुए फिरते। और ये चीज हमें सभी ब्रांड्स के साथ देखने को मिली है, फिर वो चाहे शादी हो या फिर और फोर्ड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब से हो गए हैं। तब से एंडेवर और इकोस्पोर्ट की खूब तारीफें चल रही हैं। फिएट और बाकी ब्रांड के साथ भी होता था, लेकिन फोर्ड में और उन ब्रांड्स में एक फर्क है, और वो ये है कि फोर्ड को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही प्रेस नहीं मिल रहा है, बल्कि मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर आप यूज्ड कार मार्केट को देखोगे तो थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा कि इन कार की डिमांड कंपनी जाने के बाद भी अभी भी बहुत अच्छी है। और अगर हम स्पेशल फोर्ड की इकोस्पोर्ट और एंडेवर की बात करें तो इनकी डिमांड अलग ही लेवल पर चल रही है। युवाओं के लिए कार के मार्केट के अंदर प्राइस ही नहीं टूट रहे हैं, और डिमांड को मतलब कार लॉट के अंदर आती है तुरंत बिक जाती है। अब यही जो इंडियंस के बीच में इन कार की दीवानगी है ना, वो फॉर को भी दिखाई देती है, और इसीलिए वो सबसे पहले अपना त्रुप का इक्का लेकर आ रहे हैं भारत के अंदर वापस जाने के लिए अंडे। और अगर मैं पर्टिकुलरली इस गाड़ी की बात करूं तो मेरा मानना ये है कि ये फॉर्च्यूनर कर देने वाली है, क्योंकि इसके चाहे फिर लोग सो, इसकी फील्ड हो, इसका इंजन हो रहा है, क्वालिटी हो, या फिर 80% सभी कुछ फॉर्च्यूनर से बेटर है। और इंडिया और इंटरनेशनली भी लोग इस बात से अग्रीड। तो डेफिनेटली मेरा मानना तो ये है कि ये फॉर्च्यूनर का एक बहुत बड़ा मार्केट से लेने वाली है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस किसी भी यूनिट तो 2024 में ही मिलना चालू हो जाएगी इंडिया के अंदर। और 2025 से इनके तमिलनाडु वाले प्लांट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दी जाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।